मेरे को एक बात बताओ कि सोलर लगाने का क्या ही फायदा है जब इवेंचुअली जो एनर्जी उस सोलर से बन रही है उसको हमें वेस्ट ही करना है। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एनर्जी कर्टेलमेंट की। एनर्जी कर्टेलमेंट उसको कहते हैं कि जब हम किसी रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी बना रहे हैं और उस एनर्जी की उस समय पे कोई जरूरत ही नहीं है और फिर वो एनर्जी जो होती है वो वेस्ट चली जाती है, और इसी टर्म को बोला जाता है एनर्जी कर्टेलमेंट। तो अब अगर मैं एक गूगल सर्च लगाता हूं कि इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में कितना कर्टेलमेंट है, तो निकल के आता है एक नंबर 1% से महज 3% का, जो कि अपने आप में गलत है। क्योंकि द हिंदू की 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर जो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो है 15 से 20% की रिन्यूएबल से, और उसी के साथ साथ फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये नंबर है 20% के आसपास। तो अब अगर मैं आपको डेटा का बताऊं कि इंडिया में हम लोग कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी चौंक जाओगे। इंडिया के अंदर 45,153 मेगावाट का विंड कैपेसिटी है और उसी के साथ साथ 75,575 मेगावाट सोलर कैपेसिटी है। तो अगर हम विंड और सोलर का टोटल कर दें तो हमारे को मिलता है 1,20,700 के आसपास मेगावाट में कैपेसिटी सोलर और विंड का कंबाइंड। और अगर हम हिंदू और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के डेटा को ही कंसिडर करें और इनका लोअर मार्जिन 15% इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज को ही कंसिडर करते हैं, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेट 18,109 मेगावाट। 1 मेगावाट का अगर आप एक प्लांट लगाते हो तो वो आपको पर डे में अप्रॉक्सीमेट 4,000 यूनिट्स बना के दे सकता है, और यहां पे 18,109 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से जो एनर्जी बन रही है वो कहीं ना कहीं वेस्ट जा रही है। तो इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से हम लोग अप्रॉक्सीमेट 7 करोड़ 20 लाख यूनिट्स एक दिन की बना सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट 25 से 30 लाख घरों को पावर दे सकती है। और ये जो एनर्जी कर्टेलमेंट की दिक्कत है, इससे अकेले इंडिया नहीं, यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भी जूझ रहे हैं। मेरे पास यूएसए का अप्रैल 2019 का डेटा है जिसके अंदर बताया गया है कि 1,90,000 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट गया है यूएसए के अंदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि अप्रॉक्सीमेट 17,300 घरों को पावर दे सकता था। तो आखिर जब हम ये रिन्यूएबल्स लगा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में पावर प्लांट्स बना रहे हैं, तो ये एनर्जी वेस्टेज आखिर हो क्यों रहा है? और नेशन से हटके जब हम स्टेट लेवल पे जाते हैं तो एक गुजरात के ऊपर एनालिसिस किया गया था, CEEW की 2018 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर हम कुछ स्टेट्स के सोलर पावर प्लांट्स में 35% तक की कर्टेलमेंट देखते हैं। तो इससे जो हमने 7,20,000 यूनिट्स बताई थी, ये बहुत ही एक रीजनेबल नंबर है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो कि रिन्यूएबल से बन रही है वो इससे कहीं ज्यादा होगी। और यही नहीं, जब हम आते हैं तमिलनाडु पे, जहां पे स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन जो कि बहुत सारे विंड फार्म्स चलाता है तमिलनाडु स्टेट के अंदर, उनका कहा माना जाए तो विंड एनर्जी सेक्टर में 30 से 35% का कर्टेलमेंट है। तो यहां तक आते आते हम लोगों को दो चीजें तो क्लियर हो गई कि कर्टेलमेंट है क्या और हमारे इंडिया और वर्ल्ड में कर्टेलमेंट एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। अब हम समझते हैं इसके पीछे का रीजन कि आखिर कर्टेलमेंट होता क्यों है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम एक फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी में फॉसिल फ्यूल डालना है उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को निकाल सकते हैं, मगर यही चीज हमारा रिन्यूएबल्स के केस में नहीं होती। हवा जब चलनी है वो चलेगी, आप उससे विंडमिल चलाओ या फिर बंद रखो, ये आपके ऊपर है। सूर्य देवता शाइन करेंगे तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ही बनाएगा। अब आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करो या फिर ना यूज करो, ये आपके ऊपर है। तो यही सबसे बड़ा इशू हम रिन्यूएबल्स के केस में फेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से कर्टेलमेंट का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो सोलर और विंड से जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, या तो आपके पास में पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पावर को स्टोर करने के लिए। अब पावर स्टोरेज के लिए सबके दिमाग में सबसे पहले आता है बैटरीज, और बैटरीज में भी लिथियम बैटरीज, मगर लिथियम बैटरीज दोस्तों मेगावाट स्केल पे स्टोरेज के लिए फिजिबल नहीं है। जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूं, 1 टन लिथियम माइनिंग में आपका 5 लाख गैलन पानी लगता है। तो एनवायरमेंट पे इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज नई नई इनोवेटिव बैटरीज ला रही हैं जिसपे हम वीडियोस बनाते रहते हैं, आप वो हमारे चैनल में जाके देख सकते हो।
तो बैटरी एक पहला सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन जो कि ज्यादा रिलेटेबल है आज की दुनिया में, वो है ट्रांसमिशन लाइंस का। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसलमेर में लगा हुआ सुजलॉन का विंड फार्म जो कि विंड से एनर्जी बना रहा है, मगर राजस्थान जहां वो एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं वहां पे उस एनर्जी की कोई डिमांड नहीं है। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो इस तरीके की पावर लाइन से जो कि मिनिमम ट्रांसमिशन लॉसेस में उस एनर्जी को राजस्थान से उठा के दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या फिर आसपास की और स्टेट्स में भेज सके, तो वो वाली एनर्जी का कंजम्पशन हो जाएगा और ये कर्टेलमेंट की दिक्कत हमें नहीं आएगी। मगर जो हमारी एग्जिस्टिंग एसी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट करंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं 300 से 400 किलोमीटर तक का, और डीसी में तो भूल ही जाओ। और उसके बाद में हमारे को एक नया ग्रिड बनाना पड़ेगा और फिर से उस ट्रांसमिशन लाइन को आगे कंटिन्यू करना होगा। तो इंडिया के अंदर सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट के साथ साथ हमारे को ग्रिड डेवलपमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर मैं आपको ग्रिड की हिस्ट्री के बारे में बहुत थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले जब थॉमस एडिसन ने डीसी करंट लाए थे वो मैनहट्टन के अंदर 1880s में, तो उन्होंने करा था कि हर एक माइल पे हमें ग्रिड बनाना पड़ेगा क्योंकि डीसी करंट 1 माइल से ज्यादा आगे नहीं जा सकता था। फिर निकोलस टेस्ला अल्टरनेट करंट लेकर आए जिसको हम हाई वोल्टेज पे लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते थे। पुराने समय में क्या था, डीसी करंट को हम हाई वोल्टेज नहीं बना सकते थे, बट अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट अब नहीं, 1990 से भी पहले से हमारे पास में टेक्नोलॉजी है हाई वोल्टेज डीसी करंट की। और इनफैक्ट रिहाट थर्मल पावर स्टेशन जो कि यूपी में लोकेटेड है, वहां से लेके दिल्ली के दादरी तक एक हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी है जो कि अप्रोक्सीमेट 814 किलोमीटर लंबी है। तो आज के समय में हमें जरूरत है इसी तरीके की HVDC ट्रांसमिशन लाइंस की हमारे अलग अलग स्टेट्स में, जिससे कि जो एनर्जी एक स्टेट में जनरेट हो रही है वो ट्रेड ऑफ हो सके दूसरी स्टेट्स के साथ में। और इनफैक्ट 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया भी था, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक आइडिया प्रेजेंट करा था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। और इसी इनिशिएटिव के अंदर इसी तरीके की हाई वोल्टेज डीसी वायर्स को एक नेशन से दूसरे नेशन में डाला जाए। और इसी चीज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें यूरोप में देखने को मिलता है, जहां पर इसी तरीके के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट्स के ग्रिड बनाए गए हैं डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में, फ्रांस और स्पेन के बीच में, और स्वीडन और जर्मनी के बीच में। मगर दोस्तों कहानी यहां पे इतनी सिंपल भी नहीं है। मैंने जो आपको फैक्टर्स बताए हैं ये केवल टेक्निकल बैरियर्स या फिर टेक्निकल फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से कर्टेलमेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से कर्टेलमेंट होता है। महज के तौर पे एक डिस्कॉम जो कि रिन्यूएबल पावर प्लांट से बिजली लेता है वो एक थर्मल पावर प्लांट से भी बिजली लेता है, और कंसिडरिंग कि वो थर्मल पावर प्लांट को एक फिक्स्ड कॉस्ट भी देता है, चाहे वो उसकी कैपेसिटी को यूज करे या फिर ना यूज करे। और इनका जो पावर परचेज एग्रीमेंट होता है वो टाइम ऑफ डे के हिसाब से वेरी भी करता है। तो फॉर एग्जांपल 2 बजे से 5 बजे तक अगर एक थर्मल पावर प्लांट सस्ते रेट पे बिजली दे रहा है तो जो डिस्कॉम होगा वो रिन्यूएबल को छोड़ के उसी थर्मल पावर प्लांट से बिजली लेगा। और इसी के साथ साथ जो कोई पुराने सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उनसे पीपीए एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल 7 रुपए में हो रखा है, और नए जो सोलर पावर प्लांट आ गए हैं सस्ते सोलर पैनल्स और मोर एफिशिएंट सोलर पैनल्स के साथ में उन्होंने नया एग्रीमेंट करा है 5 रुपए में। तो जो डिस्कॉम्स होते हैं वो पीक आवर्स में या फिर नॉन पीक आवर्स में प्रेफर करते हैं कि हम सस्ते यूनिट से, जहां से हमें सस्ते में बिजली मिल रही है हम वहां से उठाएं, और जहां से महंगे में हमें यूनिट मिल रही है उसको हम कर्टेलमेंट में डाल दें। और यही नहीं, ये जो HVDC की केबलिंग की हम बात कर रहे हैं पूरे नेशंस को कनेक्ट करने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि जब ये सारे नेशंस आपस में कनेक्टेड होंगे तो बात यहां पे ये आ जाएगी कि इस एनर्जी को कंट्रोल कौन करेगा। और जो चुनिंदा एनर्जी सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर्स से जो चुनिंदा लोग पैसा कमा रहे हैं उनके हाथ से पावर सेंट्रलाइज होने की बजाय डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसको कोई खुल के नहीं बोलेगा कि है ये कि नहीं है, बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि जब तक एक इंसान का पर्सनल बेनिफिट रहेगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में, तब तक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिस नेशन पे है
वो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावरफुल भी हो सकता है। और इसी एक इनिशिएटिव पे हमने पास्ट में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वर्ल्ड ग्रिड का एक पूरा सेटअप तैयार करा था। तो उस वाली वीडियो में हमने बताया था कि जैसे अर्थ है और अर्थ के एक साइड पे सन हमेशा शाइन करता है, तो अगर हम एक साइड से इस तरीके की केबलिंग कर दें जो कि हमारी दूसरी साइड को पावर दे सके रात के समय में, और फिर से जब दूसरी साइड दिन होगा तो वो वाली साइड, दूसरी साइड जहां रात है, उसको पावर दे सके, तो इस तरीके से ना हम एक सेल्फ सस्टेनेबल सोलर का इकोसिस्टम बना सकते हैं। अगर आपने हमारी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहां पे आ रही होगी, आप लोग अभी जाके देख सकते हो।